हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो हमारा BSP SCL के लिए, MP लाइनमैन के लिए और ALP CBT 2 के लिए जो इलेक्ट्रीशियन का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का MCQ थ्योरी का क्लास चल रहा है दोस्तों। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 होगा दोस्तों। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और खासकर BSP SCL और MP लाइनमैन के लिए जो अच्छे प्रश्न है उसको हम लेकर आए हैं। और दोस्तों, ALP CBT 2 के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ALP CBT 2 में क्या है, वन लीनियर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली में CBT 2 जो LP CBT 2 होता है उसमें नहीं जाया जाता है। ठीक है। हम बात करें ALP CBT 2 में, तो टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें। क्वालिफाई के लिए इसमें से लगभग 26 से 27 नंबर आपको लाना होता है, जो आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। ओके। या पेपर 2 में दो प्रकार का होता है, एक आपका नॉन टेक होता है, एक टेक होता है। तो नॉन टेक में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो 100 क्वेश्चन जैसे आपका टाइम कंप्लीट होता है, देन आपका 75 क्वेश्चन का ओपन हो जाता है पेज। तो 75 क्वेश्चन को हम लगभग 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें सोल्व करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। LP CBT 2 में पेपर 1 में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो जहाँ तक हमारा है, यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। ओके। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला इसमें है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या होता है। दोस्तों, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। ठीक है। स्टेटर बाहर होगा, इसके अंदर रोटर होता है। तो स्टेटर और रोटर के बीच जो होता है एयर गैप, यह क्या होता है, शोर को कम करता है, अधिक वेंटिलेशन देता है, मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, या हाई स्पीड ऑपरेशन की सुविधा देता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। गिव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप होता है, वह मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन डीसी मशीन का जो कॉस्ट होता है एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है। कहा जाए तो डीसी मशीन महंगी होती है कंपेरिजन टू एसी मशीन। ठीक है ना। और डीसी मशीन में एसी की तुलना में ज़्यादा एयर गैप रखा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। जो डीसी आपका मशीन होता है, एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप रखा जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, डीसी मशीन में दोस्त क्या होता है, डीसी मशीन में मरम्मत का खर्च अधिक होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और डीसी मशीन का एयर गैप की बात करें, कितना एयर गैप रखना चाहिए, तो 0.5 mm रखना चाहिए एयर गैप। इसको भी पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और दोस्तों, एक बात और, आर्मेचर जो रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम रखने के लिए डीसी मशीन में एयर गैप अधिक रखी जाती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट। यानी आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए डीसी मशीन में जो एयर गैप होता है वह ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है ना।
इसको आप याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण में से कम 2 मशीन की आवश्यकता होती है। पहला है ब्रेक टेस्ट, दूसरा रिटार्डेशन टेस्ट, तीसरा बैक टू बैक टेस्ट, चौथा है स्विन बर्न टेस्ट। तो देखिए आपका डीसी मशीन में मतलब निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण में कम से कम 2 मशीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रायः जो डीसी मशीन में कम से कम 2 मशीन की जो आवश्यकता होती है टेस्टिंग के लिए, तो आपका बैक टू बैक टेस्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका डीसी मशीन में बैक टू बैक टेस्ट को दोस्तों हॉपकिंसन टेस्ट भी कहते हैं। हॉपकिंसन टेस्ट भी कहते हैं बैक टू बैक टेस्ट को। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको क्या होता है, इसमें कम से कम 2 मशीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह डैश पर काम कर रहा होता है। तो एक अल्टरनेटर को जब ओवर एक्साइटेड होता है, ठीक है, जब ओवर एक्साइटेड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, उस पर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। वहीं दोस्तों जब सिंक्रोनस मोटर होता है, अगर सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड पर जब चल रही है तो उस समय लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटर होता है तो अल्टरनेटर में ठीक उल्टा होता है। तो अल्टरनेटर में जब ओवर एक्साइटेड उसको कहा जाता है तब वह डैश पर काम कर रहा होता है, किस पे, तो लैगिंग पावर फैक्टर पे। याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जब जो अल्टरनेटर होता है अंडर एक्साइटेड जब होता है, यानी अंडर एक्साइटेड जब उसे हम कहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे चलता है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे संचालित होता है। और आपका जब सामान्य उत्तेजन होता है तो उस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। जब अल्टरनेटर की बात आए तो जब ओवर एक्साइटेड होगा तो ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। जब आपका अंडर एक्साइटेड होगा तो अंडर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर। और जब जनरल रहेगा, सामान्य जब चलता है तो उस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर। और ठीक इसका उल्टा दोस्तों जब सिंक्रोनस मोटर होता है तो सिंक्रोनस मोटर में जब ओवर होता है तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और जब अंडर होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है, कोई डीसी मोटर है उसका बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा। ओके, पहला है मोटर हंटिंग करने लगेगा, दूसरा मोटर अचानक रुक जाएगा, तीसरा मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी, चौथा शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अगर जो ईवी जो होता है डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है किसके बराबर होता है, NP5Z/60A के बराबर होता है। तो अब क्या होता है, अचानक खत्म हो जाता है ईएमएफ, बैक ईएमएफ अचानक खत्म यानी जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होने लगेगी, जिससे मशीन क्या होती है, जल जाती है, मशीन जल जाती है, ठीक है, याद रखेंगे।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, एक मर्ज प्राइस संरक्षण डैश के लिए उपयोग होता है। ए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूजफुल फॉर डैश। किसके लिए होता है मर्ज प्राइस संरक्षण? ट्रांसफार्मर के लिए, अल्टरनेटर के लिए, ए बी दोनों के लिए या फीडर के लिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों होगा, यानी ट्रांसफार्मर के लिए भी होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है यह ट्रांसफार्मर के लिए भी होता है और अल्टरनेटर के लिए भी होता है। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात करें मर्ज प्राइस संरक्षण होता क्या है। तो देखिए जो मर्ज प्राइस संरक्षण होता है यह आंतरिक शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड दोष और इंटर टर्न, ठीक है, आंतरिक शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड दोष और इंटर टर्न से ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर, यानी ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रक्षा के लिए एक मर्ज प्राइस संरक्षण का उपयोग किया जाता है। ओके, यानी यह प्रोटेक्शन एक प्रकार का प्रोटेक्शन युक्ति है। इसका दूसरा नाम जो होता है दोस्तों डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर में भी अल्टरनेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉइल डैश के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, पहला है लाइन के साथ, दूसरा सीरीज वाइंडिंग के साथ, तीसरा फील्ड वाइंडिंग के साथ, चौथा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो 9 वोल्ट कॉइल होती है फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है, सीरीज में जुड़ी होती है। ओके दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग के साथ किस में जुड़ी होती है? सीरीज में। क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉइल डैश के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। तो डैश किसके साथ जुड़ी होती है? तो फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है डीसी मोटर के छिटपुट ह्रास को मापने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द वियर एंड टीयर ऑफ ए डीसी मोटर? ऑप्शन दिया है 4, फील्ड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, रनिंग डाउन टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रनिंग डाउन टेस्ट होता है, रनिंग डाउन टेस्ट रिटार्डेशन या रनिंग डाउन टेस्ट मोटर और जनरेटर को अलग करने के लिए लागू होता है। ओके, तो इसका जो प्रयोग होता है वह डीसी मोटर में छिटपुट ह्रास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके द्वारा जो स्टे लॉस होता है वह ज्ञात किया जाता है। जो एक्स्ट्रा लॉस होता है, स्टे लॉस, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है तो कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो cos फाई होता है वह R/Z होता है। ठीक है, या फिर जो पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर टू द ऑपरेंड पावर। ठीक है, आप जानते होंगे इसको। तो cos फाई बराबर एक्टिव पावर क्या होता है, वाट में काउंट होता है तो किलो वाट लिख सकते हैं, और ऑपरेंट पावर को KVA लिख सकते हैं। ओके, KVA लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब KVA बराबर क्या हो जाएगा, किलोवाट बटा के cos फाई। तो जब cos फाई यानी
जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो 100 यानी 100 किलोवाट तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति पर आपूर्ति करेगा, तो 100 किलोवाट तक कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक 0.75 केवीए 220/22 वोल्ट 50 हर्ट्ज एकल कला ट्रांसफार्मर में 1 ओम की एचबी हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रतिरोध 6 ओम क्षरण प्रतिघात है। एलवी लो वोल्टेज वाइंडिंग के संदर्भ में हाई वोल्टेज का समतुल्य प्रतिरोध तथा समतुल्य क्षरण प्रतिघात होगा। ठीक है, यानी जो आपका रिफर होता है प्राइमरी से सेकेंडरी वही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, जो आपका एलवी दे दिया है तो लो वोल्टेज साइड से, एचवी हाई वोल्टेज साइड में रिफर करना है। तो जब लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जाते हैं तो क्या क्या होता है, R2 डैश बराबर K² R1 होता है। उसी प्रकार X2 डैश बराबर K² X1 होता है। ठीक है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है भी दिया है कितना 220 वोल्ट V1 है और V2 कितना है 22 वोल्ट है। उसी प्रकार R1 दे दिया है, R1 कितना दिया है 1 ओम दिया है और X1 दे दिया है 6 ओम दिया है। ओके, अब देखिए एलवी संदर्भ में एचवी वाइंडिंग का प्रतिरोध तथा प्रतिघात, यानी जो एलवी लाइन है लो वोल्टेज लाइन से हाई वोल्टेज लाइन में आपका प्रतिरोध और प्रतिघात क्या होंगे, तो ऊपर फार्मूला हम लिखे हैं R2 डैश बराबर K² R1 हो जाएगा और X2 डैश बराबर K² X1 होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो K होता है V2/V1 होता है। ओके, और वहीं टर्न रेशियो जो A बराबर होता है V1/V2 होता है। तो इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ K बराबर V2/V1 हो जाएगा। तो V2 का मान कितना है 22 है और आपका V1 का मान 220 है, तो कट जाएगा 1/10 आ जाएगा। यानी हमारे पास निकल कर जो आपका K का मान आया है 1/10 आया हुआ है। ओके, तो अब मान रख देते हैं इसका। तो पहले प्रतिरोध में मान रखेंगे R2 डैश बराबर R1 K²। ठीक है, तो R1 का मान कितना है 1 है और K² 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/10 जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.01 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक तो 0.01 ओम आ जाएगा, तो ऑप्शन में 0.1 दिया है ये नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो एक ही निकालने से ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला इसका सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार रिएक्टेंस भी निकाल लेते हैं X2 डैश X1 K²। तो X1 का मान कितना है 6 है इंटू 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6/100 हो जाएगा, या फिर इसे हम करेंगे डिवाइड 0.06 आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो R1 है R2 डैश है इसका मान 0.01 निकल कर आया और X2 डैश है उसका मान कितना निकल कर आया 0.06 ओम आया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, फिर से आपका यह इसका सलूशन हम करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, या आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
नम मलिन वातावरण में मोटर के लिए किस प्रकार का एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ इनक्लोजर इज यूज फॉर मोटर इन ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंटल। तो ड्रिप प्रूफ, ओपन टाइप, स्क्रीन प्रोटेक्शन, टोटली इनक्लोज, फैन क्लोज्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो आपका नमी मलिन वातावरण है मोटर के लिए हम इनक्लोजर जो प्रयुक्त करते हैं टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, यानी टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग होता है 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना। तो दोस्तों जो ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध होता है इसके शीत प्रतिरोध से लगभग कितना होता है 2 गुना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को डैश से जाना जाता है, यानी इन ए सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिस्ट इमीडिएटली आफ्टर कंटेक्ट सेपरेशन इन नोन एज क्या कहते हैं रिस्टार्टिंग करंट, सर्ज करंट, ब्रेकिंग करंट या रिकवरी करंट। तो दोस्तों प्रायः उसको हम क्या कहते हैं ब्रेकिंग करंट कहते हैं। जो सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले जो करंट होता है उसको हम ब्रेकिंग करंट कहते हैं। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों जो मेकिंग करंट होता है वह 2.55 ब्रेकिंग करंट का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो यह करंट होता है यह आरएमएस में होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिपथ भंजन में संपर्क डैश से निर्मित होता है। इन सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट आर मेड ऑफ पोर्सेलिन, ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है, एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपर का बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कॉपर टंगस्टन एलॉय का बना होता है परिपथ भंजन में संपर्क। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर डज नॉट यूज प्रीन्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर या बल्क ऑयल एयर मतलब सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जहां आयल को आर्क समन के माध्यम से साथ साथ जो करंट होता है वर्तमान होता है वह संपर्क को ब्रेक से परिपथ हिस्सों के बीच माध्यम से इंसुलेट करता है। ठीक है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है A2XCY केवल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर डैश इंगित करता है, यानी दोस्तों A2XCY केवल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर इंगित करता है एल्युमिनियम कंडक्टर को, राउंड स्टील वायर आर्मेचर आर्मरिंग को, मेटेलिक स्क्रीनिंग को, PVC सीट को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यह जो Y है यह PVC सीट को डिनोट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं आपका यहाँ पे जो आपका 2X होता है दोस्तों, तो 2X किसको डिनोट करता है टोपोथेन X, यानी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। जो क्रॉस लिंक होता है पॉलीएथिलीन को 2X शो करता है। और C किसको शो करता है, तो C दोस्तों
तांबे के तार को जो धात्विक मेटेलिक स्क्रीनिंग होती है, मेटेलिक स्क्रीनिंग होती है, इसको शो करता है सी। और बच गया आपका ए। तो ए ए बच गया, ठीक है। तो ए किसको डिनोट करता है? तो पीवीसी इंसुलेटेड, नहीं, ए जो है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर को डिनोट करता है। ए जो है एल्युमिनियम कंडक्टर को डिनोट करता है। तो इन सभी का कोड आप याद रखेंगे, ठीक है। इन सभी का कोड आप याद रखेंगे। तो इसका जो वाई वाला है पीवीसी शीट को डिनोट करता है, जो एक्स वाला है एल्युमिनियम कंडक्टर को डिनोट करता है, ठीक है, याद रखेंगे। और सी दोस्तों किसको डिनोट करता है? तो मेटेलिक स्क्रीनिंग को डिनोट करता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉन रिवर्स डीसी ड्राइव के लिए डैश को इस्तेमाल करना बेहतर होता है, यानी फॉर नॉन रिवर्सल क्यूबिक ड्राइव इट इज़ बेटर टू यूज। प्लगिंग होता है, सेल्फ एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग होता है, रीजनरेटिंग वेटिंग होता है, या सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो नॉन रिवर्सिबल डीसी ड्राइव के लिए जो सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डाई मेटेलिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी श्रेणी मोटर में सॉफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का कारण है, यानी इन डीसी सीरीज मोटर सॉफ्ट टॉर्क इज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू स्टेलास का, भंवर धारा हानि का, हिस्टेरेसिस हानि का, ताम्र हानि का। तो किसका कारण है? तो मेनली स्टेलास का कारण होता है दोस्तों। जो डीसी सीरीज मोटर में सॉफ्ट होता है का आर्मेचर बलागुण से कम होने का कारण होता है स्टेलास, क्योंकि स्टेलास जो होता है उसमें लासेस हो जाता है, तभी तो शाफ्ट पर जो जितना आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है उतना शाफ्ट पे नहीं आउटपुट दे पाता है, उससे कुछ कम ही रहता है। तो इसका मेनली कारण होता है स्टेलासेस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके। प्रश्न अगला है, यदि एक 230 डीसी श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट एसी प्रदान से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? अगर दोस्तों डीसी मान लीजिए 230 वोल्ट डीसी है, अब उसको क्या करें 230 वोल्ट सेम सप्लाई के एसी से हम जोड़ दें तो क्या डिफेक्ट होएगा, क्या मिलेगा देखने को? यह आराम से चलेगी, यह रुक जाएगी, यह जल जाएगी, यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। तो दोस्तों इस बस का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। इट विल रन विथ लेस इफिशियंसी एंड मोर स्पार्क। तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है, 1000 HP, 2200 HP, 500 HP या 2000 HP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका रेलवे इंजन के लिए यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है वह 2200 HP की होती है। 2200 HP मतलब 2200 हार्स पावर, ठीक है। तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक दिष्ट धारा डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का एसी विद्युत वाहक बल्ब पैदा कर रही है। 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ई दिया है, ई बराबर कितना दिया है 250 वोल्ट दिया है, एन दे दिया है, स्पीड आरपीएम में कितना दिया है 1500 आरपीएम दे दिया है। देन आई ए बराबर कितना दिया है 50 एम्पियर दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करना है। तो देखिए विकसित यांत्रिक शक्ति दोस्तों फार्मूला आता है पी मैकेनिकल बराबर ई बी
EBIA, ठीक है, EBIA जो बैक ईएमएफ है EB है, और IA दिया ही है, तो बैक ईएमएफ कितना दिया है 250 दिया है और IA 50 दिया है। जब गुणा कर लेंगे तो 12,500 वाट आ जाएगा। यही से जब हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 12.5 किलोवाट हो जाएगा। यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12.5 वाट किलोवाट। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप याद रखेंगे, पी मैकेनिकल बराबर EBIA, ठीक है, EBIA। अगला प्रश्न है, कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कंसेंट्रिक वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कौन सी नहीं है, क्रॉसओवर तो ये होती है, हेलिकल यह भी होती है, डिस्क यह भी होती है, लेकिन सैंडविक यह नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सैंडविक होता है, सैंडविक वाइंडिंग होती है, यह आपका कंसेंट्रिक से संबंधित नहीं होती है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल का EMF की गणना करिए। प्रति मोड़ दिया है दोस्तों, प्रति मोड़ मतलब फाइंड EMF पर टर्न, ठीक है। तो जो जो दिया है पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ आपका दे दिया है 11,000/350 वोल्ट, आपका 300 kVA दिया है। यह फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। देन फाई एम कितना है, 0.05 वेबर है, ठीक है। तो दोस्तों जो EMF होता है आपका ट्रांसफार्मर का EM जानते हैं क्या होता है, E बराबर 4.44 F∅N होता है। ओके, F∅N होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, टर्न इसमें दिया है दोस्तों, यहाँ पे N का जो मान हो जाएगा, यहाँ पे दिया है EMF पर टर्न, यानी EMF पर टर्न N का मान 1 लेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, EMF पर टर्न दिया है तो N का मान हम 1 लेंगे। तो अब मान फिट कर देते हैं, तो E बराबर कितना हो जाएगा 4.44 हो जाएगा इंटू F का मान 50 है, फाई का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 0.05 दिया है और N का मान 1 लिख देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका E का मान आ जाएगा निकल कर 11.1 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 11.1 वोल्ट आ जाएगा, इसका EMF वोल्ट आ जाएगा। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऊपर जो ए दिया है आपका, ये भ्रमित करने के लिए दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यह बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, और देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा प्रश्न है। अगर निश्चित रूप से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो देखते ही हम स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो देखने में तो बहुत भारी भरकम होता है, लेकिन उसमें कुछ डाटा जो होता है वह यूजफुल होता है और बहुत सारा डाटा होता है अनयूजफुल होता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में से यह भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट हैं। कोर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं फ्लक्स घनत्व 12 वेबर पर cm स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित EMF
एवं आवृत्ति क्या होगी। यानी क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित ईएमएफ एवं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज हो रही होगी, क्योंकि इनपुट हम कितना दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज दे रहे हैं। ओके, तो इनपुट जब हम 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 50 हर्ट्ज मिलेगी। तो ऑप्शन में जो दिया है 50 हर्ट्ज पहला में दिया है, दूसरा में 50 हर्ट्ज दिया है, तीसरा में दिया है 25 हर्ट्ज। तो ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों से अब निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है लपेट संख्या, प्राइमरी में 400 दिया है। ठीक है, तो 400 दिया है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कितना दिया है, सेकेंडरी में आपका दिया है 50 दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं N1/N2। ठीक है, N1 दिया है 400 और N2 दिया है 50 दिया है। अब दोस्तों हम जानते हैं E2/E1 बराबर N2/N1। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए E2 बराबर E1 इंटू N2/N1। अब E1 कितना दिया है, E1 दे दिया है 440 वोल्ट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है E1 440 वोल्ट। तो E1 का मान रख देंगे, E1 का मान रख देंगे 440 वोल्ट। अब N2 का मान कितना है, 50 है बटा के, और आपका N1 का मान कितना है, 400 है। ओके, तो बस दोस्तों यही काट लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर जब हम निकालेंगे तो E2 बराबर आपका 55 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, E2 बराबर 55 वोल्ट आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा E2 बराबर 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब डाटा आपको भ्रमित करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, लेकिन ये सभी डाटा का कोई मतलब नहीं है। मेन आपका 3 डाटा का मतलब है, 400 लपेट प्राइमरी में और 50 लपेट सेकेंडरी में और 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, तो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक इंडस्ट्री में प्रत्येक 60 वाट के लाइट बिंदुओं की संख्या 100 तथा 50 HP का शक्ति भार है। उपयुक्त लाइट भार प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाता है तथा शक्ति भार प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन कितनी यूनिट खपत होती है। तो प्रतिदिन कितनी यूनिट खपत होती है। तो देखिए एक लाइट द्वारा खपत कितना है, एक लाइट द्वारा खपत 60 वाट है। प्रत्येक लाइट 60 वाट का खपत करती है। तो 100 लाइट लगी हुई है, 100 लाइट का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60 बराबर 6000 हो जाएगा। 6000 या 6 किलो वाट लिख सकते हैं। ठीक है, 6 किलो वाट लिख सकते हैं। आगे दोस्तों अब लाइट भार, ठीक है, 100 तथा 50 HP का शक्ति भार है। अब प्रतिदिन 100 लाइट द्वारा खपत ऊर्जा, जब प्रतिदिन 6 घंटे जल रही है तो कितना खपत करेगा। प्रतिदिन 100 लाइट जो चल रही है, तो प्रत्येक दिन 6 घंटा जब चल रहा है तो 6 किलोवाट गुणे 6 बराबर 36 kWh किलोवाट आवर हो जाएगा, 36 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब देखिए शक्ति भार द्वारा खपत बिजली, अब कितना खपत बिजली है, तो 50 HP का शक्ति भार है। ठीक है, 50 HP है, यानी 50 गुणे HP 746। इसको हम जब खोलेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 37,300 वाट आ जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं 37.3
किलोवाट, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, प्रतिदिन शक्ति भार द्वारा खपत ऊर्जा। तो जब प्रतिदिन शक्ति भार द्वारा खपत ऊर्जा 10 घंटे की है, तो 37.3 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 373 kWh आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा कितना 36 kWh आया है, अब नीचे 373 kWh आ गया। अब दोस्तों दोनों यूनिट को हम जोड़ लेंगे, तो ऊपर हमारा निकल कर आया है 36 kWh और दूसरा निकल कर आया है 373 kWh आया है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 409 kWh हो जाएगा। यानी दोस्तों यही कहा जाए तो यूनिट को हम क्या करते हैं, एक यूनिट बराबर kWh के बराबर होता है, तो यानी हमारा 409 यूनिट आ जाएगा टोटल जोड़ा जाए तो। ओके, यही हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रतिदिन कितनी यूनिट खपत होगी, तो प्रतिदिन 409 यूनिट खपत होगी। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप ऐसे जैसे आपका कोई अगर प्रश्न रहता है यूनिट से रिलेटेड, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ 60 वाट दिया है, तो 60 वाट का कितना बल्ब जल रहा है, अलग अलग तोड़कर हम इसे ऐड कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, आकार में सबसे बड़ी इंडक्शन मोटर कौन होगी। तो देखिए NS बराबर 120 F/P होता है, यानी दोस्तों NS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के होता है। तो आपका मोटर का जो आकार सबसे बड़ा किसका होगा, जो आपका पोल का मान ज़्यादा होगा, जिसका पोल का मान ज़्यादा होगा, दूसरे भाषा में कहा जाए तो अगर जिसका आपका सिंक्रोनस स्पीड का मान कम होगा वह सबसे बड़ी मोटर होगी। ठीक है, क्योंकि पोल का मान जब ज़्यादा होगा दोस्तों तो वह मोटर बड़ी होती है, यानी 2 पोल की मोटर छोटी होगी लेकिन वही 20 पोल की मोटर यह बड़ी मोटर होगी। तो इस हम तुलना जब करेंगे तो पोल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस स्पीड के, तो अगर सिंक्रोनस स्पीड कम होगा तो पोल का मान कहीं न कहीं ज़्यादा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं 2975 RPM दिया है, तो ये तो आपका सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा है तो पोल का मान कम होगा। 1475 है तो यह भी आपका सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा है, पोल का मान कम होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ 975 RPM है, यानी 975 RPM कहीं न कहीं पोल सिंक्रोनस स्पीड कम हुई तो पोल का मान ज़्यादा होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये रहा आज के प्रैक्टिस सेशन का ये सभी क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए और भी जो 4 प्रैक्टिस सेट है उसको लगा डालिए। ओके दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।